अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट पे। सेगमेंट का नाम है न्यू ईयर हॉरर, क्योंकि सिडनी में था ये मैच। अब आप ये भी नोटिस करना, अभी भी जो लास्ट टेस्ट मैच है न्यू ईयर का, शुरू हो गया न्यू ईयर, सिडनी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पॉपुलर इमेज होती है, जो कि आप देखते हो, वो ऐसे 3 सेमी सर्कल जैसे टाइप के बने होते हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट थिंग, प्लीज इसको बताना। बेसिकली वो वहाँ का हब है, सिडनी वहाँ का हब है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए। एंड सो टीम्स जो है ट्रैवल करती हैं सिडनी में और वहाँ पे न्यू ईयर बनाती हैं और फिर वहीं पे टेस्ट मैच खेला जाता है। तो ये पूरा ट्रेडिशन है। इवन इस बार न्यू ईयर पे यही हुआ। अभी कितनी सारी फोटोज आई हैं जिसमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा सब वहाँ पे जा रहे थे। अभी तो वही ना, बॉक्सिंग डे पे हमेशा मेलबर्न में होगा और उसके बाद हमेशा सिडनी में होगा। ये ट्रेडिशन है ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ये फिक्सचर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब ये दोनों फिक्सचर्स हमेशा सेम रहते हैं। यूजुअली पहले इसके बाद कर दिए जाते थे टेस्ट मैचेस। अब ऑस्ट्रेलिया और स्मार्ट हो गई, तो पहली वो 2 टेस्ट मैच और पहले कर देती है, ताकि तब तक टीम ऑलरेडी हार चुकी हो नया साल आते तक। ये इसके पीछे की इंटरेस्टिंग इनसाइट थी। क्या होता है भाई, सिडनी में था, एज ऑलवेज जो रिचुअल होता है कि अगला टेस्ट मैच सिडनी में ही होगा। और यहाँ पर पहले मैच में ना मार्क बेंसन एक अंपायर थे, ब्लंडर्स करें, पर उनके साथ बिली बाउडन थे, जो कि इतने कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। इनफैक्ट कई लोग फेमस अंपायर रहे हैं वो, जो कि ऐसे करके आउट देते थे, जिनको याद ना हो तो। अब वो इस टेस्ट मैच में नहीं थे, उनके जगह पे आते हैं द लेजेंडरी स्टीव बकलर, जिनको नहीं, आई थिंक आप सबको पता है भाई। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे। तो स्टीव बकलर इस मैच में आते हैं और मार्क बेंसन और स्टीव बकलर की जो जोड़ी थी अंपायरिंग की, वो इस टेस्ट मैच में गुल खिलाती है। यही वो टेस्ट मैच होने वाला है जहाँ पे मंकी गेट का स्कैंडल होता है। रिमेंबर, इससे पहले बिल्डअप में 2-3 बहुत ही हॉरिफिक डिसीजंस इंडिया के अगेंस्ट दिए जा चुके हैं, और उसके लिए इंडिया को कोड ऑफ कॉन्डक्ट ब्रीच करने के लिए भी प्लेयर्स को रिप्रीमांड करा गया है, जबकि सेम हरकत के लिए ऑस्ट्रेलियंस को कुछ नहीं कहा है। तो बिल्डअप हो रहा है और इसके चलते हुए इंडियन टीम थोड़ी सी इरिटेटेड है इस वक्त। ये एक बहुत बड़ा रीजन है वो टेंशंस राइज करने में दोनों टीम्स के बीच में। अब यहाँ पर जब ये मैच शुरू होता है, जहीर खान इंजर्ड हो गए थे और वो खेल नहीं पाते इसके बाद पूरे टूर में, तो एक इंडिया को बहुत बड़ा जोल्ट लग गया था। ऑस्ट्रेलिया फिर से टॉस जीत जाता है एक बैटिंग विकेट पे, किस्मत अच्छी थी, टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, 463 रन बना देते हैं। क्रेजी, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था सिडनी में। तो ये मेन पॉइंट ये था कि एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया 137 पे 6 विकेट गिरवा चुकी थी। उसके बाद आपने ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 रन ज्यादा मार दिए 4 विकेट में। 6 विकेट भी इट वाज डाउन टू ब्रिलियंस ऑफ आरपी सिंह उस टाइम पे। एंड ये जो 6 विकेट, ये भाई ये तो मतलब ट्रेडिशन है ये इंडिया का, कि आप ऑस्ट्रेलिया को या फिर चलो किसी भी टीम को आप जल्दी गिरा दो 137 for 6, उसके बाद उन्होंने 463 बना दी। मतलब कैसे कर सकते हैं? 4 विकेट में ऑलमोस्ट 350 रन बना दिए, अनइमेजिनेबल है। इस इनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लंडर्स होते हैं, भी आपको बताऊंगा, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। रिकी पॉन्टिंग बैटिंग करने के लिए आते हैं, डाउन द लेग साइड एक बॉल थी, फ्लिक कर रहे थे उसको, बहुत ही मोटा एज लगता है। मार्क बेंसन, आई थिंक मार्क बेंसन थे उस टाइम पे, या फिर स्टीव बकलर थे। मार्क बेंसन थे, नॉट आउट दे देते, कहता मुझे सुनाई नहीं दिया। गवास्कर उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे, उनकी आप कमेंट्री सुनोगे तो कहेंगे कि मतलब ये क्या चल रहा है, ये मिस्टर पॉन्टिंग यू हैव एज्ड इट, ऐसे करके बोलते हैं। इवन वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो स्पाइक दिखाया था क्लियरली, बहुत ज्यादा बड़ा दिखा रहा था, सिंगोमीटर था, दिखा रहा था कि वो है, क्लियरली आउट थे। एंड रिकी पॉन्टिंग ऐसे एक्टिंग कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, खड़े हुए वो। उस टाइम पे वो 15-20 रन पर ही खेल रहे थे सिर्फ, आगे जाके वो 50 मार देते। बट फिर हरभजन सिंह बॉलिंग करने के लिए आते हैं, एंड हरभजन सिंह ने वो स्टेटमेंट दी थी पहले, वो बिल्डअप था। एंड हरभजन सिंह ना काइंड ऑफ हर एक बॉलर का एक बनी होता है जिसको पॉकेट करके रखता है। जैसे अश्विन के लिए काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स थे, भज्जी के लिए रिकी पॉन्टिंग थे। वो रिकी पॉन्टिंग हमेशा मतलब भज्जी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे। एंड भज्जी जो है उनको नचा रहे थे, एंड फिर बैकफुट पे एक बॉल खिलाते हैं, पॉन्टिंग का इनसाइड एज लगता है, फिर पैड बॉल लगती है, अंपायर एलबीडब्ल्यू दे देता है। तब ये चीज इंडिया के फेवर में। अच्छा, ओके। बट पॉइंट वही था कि तब तक वो 50 क्रॉस कर चुके थे, मोमेंटम बहुत अलग था। और उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग का नाटक शुरू, गुस्सा खूब, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और वो गुस्से में जाते हैं, बाउंड्री रो तक पहुंचते हैं, बाउंड्री रो पे बैट मारते हैं और फिर पवेलियन जाते हैं, सेम एज युवराज सिंह। और स्टार स्पोर्ट्स पर युवराज सिंह और रिकी पॉन्टिंग को सेम ऐसे पैरेलल करके दिखाता है, एग्जैक्ट सेम चीज हुई है। दोनों पहले कुछ टाइम तक पिच पे खड़े हुए थे, समझ में नहीं आया क्या हुआ, अंपायर ने सेक्शन क्यों दिया, फिर जाते जाते रोप पर बैट मारा और निकल गए। युवराज सिंह को मैच रेफरी ने स्पेसिफिकली बुला के रिप्रीमांड करा था, रिकी पॉन्टिंग के साथ कुछ नहीं, नो एक्शन। एग्जैक्ट सेम चीज हुई थी, आप जाके वीडियो देख सकते हो,
पैरेलली दिखाएंगे आपको। वो कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, इसलिए करा गया, क्यों करा गया, क्या एजेंडा था, हमें नहीं पता, बट ये चीज़ें क्लियरली हो रही थी। मैंने ना कई सारे प्लेयर्स का इंडिया के अभी के अकाउंट सुने आज की डेट के में कि वो क्या बोलते हैं लुकिंग बैक एट दिस, एंड वो वही है ना कि बस अब वो पब्लिकली मुंह से बोल नहीं सकते कि चीटिंग हुई है या कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो वो शब्द यूज नहीं करते, बट दे ट्राई टू मेक इट एज ऑब्वियस एज पॉसिबल। मैंने ऑनगोइंग टेस्ट मैचेस में अभी जब हरभजन सिंह कमेंट्री में बैठे थे, उनने तब भी इस पूरे इंसिडेंट की बात करी थी। मंकी गेट के लिए तो उन्होंने इतना नॉर्मली कह दिया था कि अब चलो वो अलग कहानी है, उसके बारे में क्या ही बात करें, बट जो अंपायरिंग डिसीजंस हुए थे उनको तो कितनी बार उन्होंने बोला था कैसे करके पॉन्टिंग साहब का बल्ला लगा था बैट पे, वो बॉल पे, और उसके बाद भी वो मना कर रहे थे और अंपायर ने डिसीजन नहीं दे रहे थे, बकनर साहब करके कह रहे थे वो। तो आज की डेट में भी वो लोग क्लियरली जानते हैं क्या हुआ था उस पूरी सीरीज के अंदर, बट दे डोंट वांट टू से इट आउट पब्लिकली, क्योंकि अब चली गई है बात, वो अब लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब जो मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी के 3-4 विकेटों पे 350 रन बना देती है, इसमें बहुत बड़ा हाथ था साइमंड्स का। अब आती इनकी एंट्री होती है, साइमंड्स 162 नॉट आउट बनाते इस इनिंग में। उस इनिंग में वो 3 बार आउट थे, क्लियर आउट थे, और उनको नॉट आउट दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है ना नॉट आउट, ये सुन के आपका खून खौलना शुरू हो जाएगा। पहली बार जब ऐसा होता है तो साइमंड 30 रनों पे खेल रहे थे, ईशांत शर्मा जो है उनको क्लियरली, मतलब इतना ज्यादा, अभी यशस्वी जायसवाल के साथ डिफ्लेक्शन दिखा था, एग्जैक्ट वो सेम चीज हुई थी, और आवाज भी आई थी उसमें, तो स्नीकोमीटर पे आवाज भी दिखा रहा था। ऐसे लगता है धोनी कैच पकड़ते हैं, नॉट आउट। ईशांत शर्मा ने अपना सर पकड़ लिया था उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है। खैर कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे DRS तो था नहीं, दोबारा बॉलिंग करने जाते हैं। उसके बाद अनिल कुंबले बॉलिंग करने के लिए आए थे, स्टंपिंग हो जाती है एंड्रू साइमंड्स की। आई थिंक स्टीव बकनर लेग अंपायर पे थे उस टाइम पे, या फिर मार्क बनसन, दोनों में से कोई एक ही थे, मोस्ट आई थिंक स्टीव बकनर थे। थर्ड अंपायर को रेफर करा जाता है क्योंकि बहुत क्लोज लग रहा था डिसीजन। स्क्रीन पे दिखाया जाता है स्टेडियम के अंदर, और मैंने कमेंट्री सुनी उस टाइम की, ऑस्ट्रेलियंस भी कमेंटेटर्स थे उस टाइम पे, सब कमेंट्री में बोल रहे हैं इट इज क्लियरली आउट, क्योंकि टीवी पे दिखाया जा रहा है विजुअल से कि जब धोनी ने स्टंप्स उड़ाए तब साइमंड्स का पैर क्रीज से बाहर है। एक बहुत ही बेसिक डिसीजन है, आपको लग रहा होगा इसमें डाउट क्या है। थर्ड अंपायर पे रेफर भी हुआ है, थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, एंड टीवी पे दिखाया, दिस मींस जो पब्लिक वहां पे बैठी हुई है, क्राउड, उनको भी साफ साफ दिख रहा है क्या चल रहा है, और उसके बाद भी नॉट आउट। स्क्रीन पे दिख रहा है कि पैर क्रीज से बाहर है, और वो कुछ कंट्रोवर्शियल भी नहीं था कि वो ऑन द लाइन है कि नहीं है, लाइन से बाहर है। ऑन द लाइन पे यूजुअली कंट्रोवर्सी होती है ना, ऑन द लाइन भी नहीं था, लाइन से बाहर था, नॉट आउट दे दिया भाई। ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है भाई साहब प्लेयर्स के लिए। मतलब एक होता है कि आपने चलो थर्ड अंपायर तक गए ही नहीं, तो ना आपको एग्जैक्टली मतलब 99% यूर श्योर, बट वो 1% का डाउट हमेशा आपके दिमाग में होता है कि हो सकता है शायद ना हुआ हो। यहाँ पे आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा है सारे प्लेयर्स, इवन द बैट्समैन छोटा वॉकड ऑफ भाई पहले ही, बट वहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। हाँ, बट आपको दिख रहा है और उसके बाद भी यू जस्ट हेल्पलेस, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए। ये सब बातें सुन के ना मैं आपको वही हर बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि मोरालिटी के ज्ञान कभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम से मत सुनना और ऑस्ट्रेलियन मीडिया से मत सुनना, ये सब चीज़ों को याद दिलाओ जाकर। इसके बाद एक और बार ऐसा होता है जब एक स्पिनर बॉलिंग कर रहे होते हैं एंड धोनी फिर से स्टंपिंग करते हैं साइमंड्स की। स्टीव बकनर लेग अंपायर थे, उन्होंने थर्ड अंपायर को रेफर ही नहीं करा क्योंकि उनका मन नहीं था, उनको लगा कि बहुत क्लियर है। और उसके बाद एंड ही वाज साइमंड्स वाज क्लियरली आउट, थर्ड अंपायर को रेफर ही नहीं करा, खुद नॉट आउट दे दिया। उसके बाद एक स्टेटमेंट निकल के आती है कुछ महीनों पहले, स्टीव बकनर ने बोला था कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, थर्ड अंपायर वगैरह जो आ गए हैं, जो ये मतलब टीवी पे दिखाने लग गए, इसके चक्कर में अपने अंपायर्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो दैट गाय वाज इनहेरेंटली अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, ईगो प्लेयर, प्रॉपर ईगो प्लेयर। मैंने एक बार दे दिया तो मैं चेंज कैसे कर दूं उस चीज को। ये सब चल रहा है यार, राइट। और इसके चक्कर में फंस कौन रहा है? इंडिया फंस रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। एक ही बंदा एक इनिंग में 3 बार आउट था, उसका आउट नहीं दिया आपने ब्लेटेंटली। हमें इतना बुरा लग रहा है तो प्लेयर्स को कितना बुरा लग रहा होगा। और इसी के चलते हम एक बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स देखते हैं इंडिया से। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरती है ना, ऑस्ट्रेलिया ने 436 बनाए थे, 463 बनाए थे, इंडिया 532 बना दिया। एंड ऑफ कोर्स आर्किटेक्ट कौन होना था? सचिन तेंदुलकर। 150 रन, 154 नॉट आउट। उस टाइम पे दिखाया था, मतलब सेलिब्रेशन भी था, ऐसा बैट झड़क के ऊपर करते हैं।
जो कि यू डोंट एक्सपेक्ट। काफी मतलब एलिवेटेड से सेलिब्रेशन था वो। इवन वीवीएस लक्ष्मण ने 100 मारी थी उसमें। या वीवीएस लक्ष्मण ऑफ कोर्स, वीवीएस मतलब मिस्टर वेरी वेरी कूल बोलते हैं। तो आई थिंक इन दोनों की उस इनिंग के चलते हुए इंडिया ने बहुत ही बेफिटिंग रिप्लाई दिया। बट इस इनिंग के दौरान जब वीवीएस लक्ष्मण आउट हो चुके थे, सचिन बैटिंग कर रहे थे, सचिन नॉट आउट रहे थे, तो टेल के साथ नेचुरली उनको बैटिंग करनी थी। एंड टेल में आते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह भी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे उसमें। हरभजन सिंह ने बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा इस सीरीज में काफी करा है। हाँ, उनमें बैटिंग पोटेंशियल था, मतलब बिफोर अश्विन मेड इट पॉपुलर। खुद भी वो अभी भी कहते हैं कि अगर मेरे को थोड़ा पहले बोला होता कि आप इस पे फोकस करो तो शायद मैं अच्छा बैट्समैन होता। और तो हरभजन और सचिन एक पार्टनरशिप बनाना शुरू करते हैं। बाय द वे ये वही मैच है जिसमें बहुत ही पॉपुलर राहुल द्रविड़ का, जिसमें वो 40 डिलीवरीज के बाद एक सिंगल लेता है और सारी क्राउड ताली बजाती है, पहला रन लेते हैं और पूरी क्राउड ताली बजा रही होती है, बैट दिखाते हैं पहला रन लेने पर। राइट। तो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक ये सीरीज है, ऐसे कई सारे को मोमेंट्स देखने को मिलते रहेंगे। एंड जब हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर पार्टनरशिप बनाने लग गए थे, ऑस्ट्रेलिया फ्रस्ट्रेट होनी शुरू हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से पार्टनरशिप तोड़ें। और जब स्किल से पार्टनरशिप नहीं टूट रही है तो आप माइंड गेम्स खेलना शुरू करते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको बिल्कुल प्रमोट करता हूँ। ये इंडिया भी अब करने लग गया, अनेक हमेशा से जो भी करता है सही करता है। There's a reason why it's called टेस्ट क्रिकेट। स्लेजिंग बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। एंड सो वी सी कि साइमंड्स वो ना बहुत देर से थोड़ी स्लेजिंग करनी शुरू कर देते हैं हरभजन सिंह की। सचिन की तो आप क्या ही नहीं कर सकते, वो तो पीट ही रहे हैं, वो तो लेजेंड ही है। तो सॉफ्ट टारगेट हरभजन सिंह है, प्लस टेल है। हरभजन सिंह का विकेट गिर गया तो वहां से फिर टेल खुल जाएगी पूरी, जल्दी से आउट कर दोगे। ब्रेटली भी जो है थोड़ी सी फायर देने लग गया। इसके चलते हुए इन सबके बीच के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया और फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गई तो एक ओवर चल रहा था ब्रेटली का, उसमें हरभजन सिंह आखिरी के 2-3 बॉल खेल रहे थे। एंड ब्रेटली लास्ट बॉल जो आउटसाइड ऑफ स्टंप डालते हैं, हरभजन सिंह लीव कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही लीव करी उसके बाद तुरंत ऐसे करके इशारा कर रहे हैं हरभजन सिंह। ओके। और सामने एंड्रू साइमंड्स खड़े हुए थे, ऐसे करके इशारा करते हैं। फिर हरभजन सिंह नॉन स्ट्राइकर की तरफ जा रहे होते हैं, ओवर खत्म हो गया था। एंड हम फिर एकदम से देखते हैं कि साइमंड्स और हरभजन सिंह एक वर्बल डुएल कर रहे हैं चलते चलते। एंड उसके बाद एकदम से सचिन बीच में आ जाते हैं और उस चीज को एकदम ही डिफ्यूज कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि बातें सॉर्ट हो गई हैं, कुछ नहीं हुआ है इसके बीच में, सब बातें खत्म हो चुकी हैं। अपेरेंटली साइमंड्स उस टाइम पे बहुत देर से हरभजन सिंह को स्लेज कर रहे थे और गलत तरीके से स्लेज कर रहे थे, पर्सनल हो रहे थे थोड़ा। तो हरभजन सिंह ने कहा भाई तू आ मेरे से साथ साथ बात करके, तेरे को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम बता दे मेरे को, क्योंकि मैं खेल तो भी ब्रेटली के अगेंस्ट रहा हूँ, तू वहां पे खड़ा हुआ मिड ऑफ में, क्या प्रॉब्लम थे, बीच में क्या बोल रहा है, आके बात कर ले। हरभजन सिंह का मैं कह रहा हूँ कॉन्फ्रंटेशन से वो पीछे हटते नहीं। सचिन वो पूरा इंसिडेंट डिसॉल्व कर देते और इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्डली कुछ ही मिनट हुए थे, मार्क बेंसन जो कि के साथ थे, वो हरभजन सिंह को बुलाते हैं, सचिन नेचुरली के साथ जाएंगे। मार्क, ये चीज आप फुटबॉल में देखते हो यूजुअली, मार्क बेंसन ऐसे मुंह पे हाथ रख के कुछ बोलना शुरू करता है हरभजन सिंह को। ये मुंह पे हाथ ऐसे क्यों रखा जाता है जिनको नहीं पता, ताकि कैमरा आपके लिप रीड ना कर सके कि आप क्या बोल रहे हो, और आप गाली दे रहे हो तो उस टाइम पे भी। अंपायर इज सपोज टू बी न्यूट्रल, आप गलत चीजें गलत शब्द हरभजन सिंह के लिए क्यों बोल रहे हो? प्लस सिर्फ उन्हें क्यों बोल रहे हो? बोलना अगर बोल ही रहे हो, अगर आप उस बदतमीजी पे उतर ही आए हो तो सिर्फ हरभजन सिंह को यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? वाई नॉट एंड्रू साइमंड्स एज वेल? दोनों ने आपस में वो लोग आए, फिर वर्बल डुअल हुआ, आपने सिर्फ हरभजन सिंह को बुला के सब चीजें क्यों बोली? अगर कोई भी और एंगल, क्योंकि इसमें रेसिज्म का एंगल आने वाला है, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक ब्राउन स्किन हरभजन सिंह को एक वाइट स्किन मार्क बेंसन रेसिस्ट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे भी तो नैरेटिव बन सकता है। आप एक बंदे को अलग से बुला के रिप्रिमेंड किस बेसिस पे कर रहे हो? लड़ाई दो लोगों के बीच में हो रही तो दोनों को बुलाओगे ना। और आप ये इसका क्या पॉइंट है, क्या बकवास कर रहे हो आप? एक जेंटल काम नहीं है गाली देना। एग्जैक्टली। प्लस आप उसके अगेंस्ट यू हैव टू से दैट ना। अगर कोई प्लेयर्स आके गाली दे रहे हैं तो अंपायर का काम है कि उस चीज को डिसॉल्व करे। प्लेयर को गाली देके थोड़ी प्लेयर ही वो अंपायर खुद गाली देने लग जाएगा तो फिर आप किस पोजीशन में उस चीज को जज करने में? तो इंस्टेड ऑफ डिफ्यूजिंग द सिचुएशन, मार्क बेंसन उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं। एंड सो इसके बाद क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन रिकी पॉन्टिंग जो कप्तान थे वो जाके अंपायर्स को बताते हैं
कि हरभजन सिंह ने एंड्रू सैमंड्स को मंकी बुलाया, बिग मंकी करके कुछ बुलाता है। यही है वो स्टार्टिंग जहां से मंकी गेट स्कैंडल शुरू होता है। यहां पर जब इसको ये चीज रिवील करी गई एम्पायर को, उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग के जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, ये हरभजन सिंह को घेर के पूरे मैच में फिर बदतमीजी चल रही थी इनके साथ। वो आसपास फील्डर्स बैठा के अलग से टारगेट कर रहे थे, बातें हीटेड हो रही थी। सचिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, आपको सुनना तो चाहिए था दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या पता उसने वो चीज क्राइम कमेटी ना करा हो, पहले ही अपना जजमेंट पास कर दिया। और जब ऑस्ट्रेलियंस आउट ऑफ द वे जाके स्लेजिंग कर रहे हैं तो आप सिचुएशन को डिफ्यूज करने की जगह वो चीज प्रमोट कर रहे हो। प्लस ये उस इंसिडेंट में हुआ, उसके बाद हमने थ्रू आउट द मैच वो देखा कि कैसे उनको टारगेट करा जा रहा था, तब अंपायर कहाँ था, तब अंपायर ने क्यों नहीं कुछ बोला। इनफैक्ट इस पूरे मैच में, बचे हुए मैच में हरभजन सिंह को क्राउड्स ने स्पेसिफिकली बहुत टारगेट करा है। और आगे जाके पूरी सीरीज में मीडिया, मतलब आप समझो हरभजन उस टाइम में 26-27 के होंगे, यंगस्टर है, एक ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे कोई घूमने का ट्राई भी करे, 50 लोग आ गए मीडिया के बाइक ठोक के। आदमी निकले कैसे अपने रूम से यार, हरासमेंट कर रहा हो एक तरीके से उनका। अब क्या होता है कि इसके चलते हुए हरभजन सिंह को टारगेट करने लग जाती है पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम। और फिर अल्टीमेटली जब इंडिया की बैटिंग खत्म होती है, अगले दिन फिर ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, 401 रन बनाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। डे 5 चल रहा था, सिर्फ 2 सेशन रह गए थे और 401 का टारगेट था। अब लोगों ने कहा, रिकी पॉन्टिंग को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप इतना बड़ा टारगेट दे रहे हो और सिर्फ 2 सेशन छोड़ रहे हो, इस मैच जीत सकते थे, आप ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हो क्या। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच से खुश है जीतने के, और इंडिया को सिर्फ 2 ही सेशन प्ले आउट करने थे ये मैच को ड्रॉ करने के लिए। जीतना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है और यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या होता है, माइकल क्लार्क, जो कि कई लोगों को पता होगा, ये तो भाई बहुत ही तगड़ा इंसिडेंट है। जब वो ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करती है, उस इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, तो माइकल क्लार्क एक बहुत ही मोटा एज मारते हैं और पीछे कॉट हो जाते हैं। ठीक है, कुंबले बॉलिंग कर रहे थे, सब अपील कर रहे होते हैं बहुत देर तक, राहुल द्रविड़ वगैरह सब अपील कर रहे होते हैं, और अंपायर बहुत देर तक खड़े रहते हैं और फिर एंड में आके आउट देते हैं। स्टुअर्ट क्लार्क ने इतना मोटा एज मारा, यूजुअली क्या होता है एलबीडब्ल्यू होता है तो आप वेट करते हैं मशीन का, इतना मोटा एज मारा है कि आप जाओ निकल के, बैट ही हिल जाए आपका, वैसे टाइप का एज है। इतना मोटा एज था भाई, मतलब बॉल अगर ऐसे जाए तो डिविएट होकर ऐसे जाए, इतना मोटा एज था। एंड माइकल क्लार्क वेट कर रहे हैं वहां पे डिसीजन का कि आउट है कि नहीं है। एंड गवास्कर कॉल आउट करते हो उस टाइम पे कमेंट्री के अंदर कि ये क्या क्या चल रहा है, किस चीज का वेट कर रहे हो आप। और बाद में एक वीडियो दिखाई जाती है कि माइकल क्लार्क से पूछा था कि इसके पीछे का अंदर क्या है, तुम्हें पता क्या है उसमें, हम जस्ट 27 माइकल क्लार्क कहते हैं कि मैं बस एक 27 साल का तो लड़का हूँ, इससे तो ये तो चलता ही है, 27 साल का लड़का नहीं हो भाई, आप 27 के हो, ये क्या एक्सक्यूज है कि हम जस्ट 27 ईयर ओल्ड का है। 27 ईयर ओल्ड पे आप अपनी पीक पे हिट कर रहे हो और उसके बाद आके कह रहे हो हम जस्ट 27 ईयर ओल्ड। 27 आप यार बुद्धि है, हाँ और नहीं तो क्या भाई, 17 साल का बच्चा बोलेगा समझ में आता है, 27 में बच्चे नहीं हो ऐसे, क्या आपको पता नहीं है, आई एम जस्ट 27। एज का एक्सक्यूज 27 साल की उम्र नहीं सकती इन बातों के लिए, इतना बेसिक इंटेलेक्ट आपके पास होना चाहिए। प्लस वो पूरी बैटिंग स्टार्ट होने से पहले भी द प्रॉब्लम वाज कि सुबह सुबह अंपायर्स ने वापस अनिल कुंबले को बुलाया था और ये बोला था कि हमने रिपोर्ट कर दिया ये मैच रेफरी को, एंड जब ये गेम खत्म हुआ उसके बाद इंक्वायरी बैठाई जाएगी इसके पीछे की। सिर्फ हरभजन सिंह के पीछे क्यों फिर, क्योंकि भाई मैच के बीच में आप कर नहीं सकते। या तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 2 सेशन रह गए थे आखिरी के, इंडिया को सिर्फ वो 2 सेशन के लिए बैटिंग करनी थी, और अब आप फिर से अंपायरिंग ब्लंडर्स देखने शुरू करते हो। हाँ। राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहे थे, एक बॉल आती है जो उनके पैड पे हिट करती है और फिर पीछे विकेट कीपर पकड़ता है, अंपायर ने आउट दिया, कहते हुए कि बैट से लगा है। क्या ही बोले आदमी। सौरव गांगुली, ये तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस, बताओ भाई क्या होता है। गांगुली वही आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को चेस करते हुए जाते हैं, उनका एज लगता है, एंड देन उसके बाद रिकी पॉन्टिंग पीछे कीपिंग कर रहे होते हैं, एंड रिकी पॉन्टिंग कीपिंग कर रहे होते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, एडम पॉन्टिंग स्लिप पे होते हैं, माइकल क्लार्क कैच पकड़ते हैं, हाँ माइकल क्लार्क कैच पकड़ते हैं, एंड ग्लव्स में कैच आने से पहले क्लियरली वो बाउंस कर जाती है। थे माइकल क्लार्क भाई, वो थोड़ी है कीपर ने पकड़ी थी ना बॉल, तो अच्छा माइकल क्लार्क स्लिप में थे, सेकंड स्लिप पे खड़े हुए थे मेरे ख्याल से, बॉल पकड़ रहे थे, बॉल पकड़ने से पहले सामने बाउंस होती है, क्लियरली बॉल बाउंस होती है कैच पकड़ने से पहले।
अंपायर पूछता है कि क्या आउट है, क्योंकि अपेरेंटली वो अग्रीमेंट थी। रिकी पॉन्टिंग जो कि जिन्होंने कैच पकड़ा भी नहीं है, वो बहुत ही फेमस विजुअल है, आउट दिखा देते हैं कि आउट है और आउट दे दिया जाता है। मैंने कैच शायद फिर कोई और वाला देखा था। इसमें हरभजन सिंह ने अभी अभी बोला था ये चीज़ ऑनगोइंग टेस्ट मैचेस में कि पॉन्टिंग साहब ने आउट दिखा दिया और फिर अंपायर मान भी गए उस चीज़ को। एक और चीज़ होती है यहाँ पर, धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं और धोनी का वन सेकंड पैड से बॉल लगती है और हवा में ऊपर जाती है। रिकी पॉन्टिंग सीली पॉइंट पे खड़े होते हैं तो डाइव मार के बॉल पकड़ते हैं और गिरते वक्त बॉल जमीन पे टच कराते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ होता है, बॉल जमीन पे छू रही होती है, उसके बाद आउट की अपील कर लो। उसके बाद वो तो पैड में लगा था, नॉट आउट दे दिया गया। अब मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको, ये इंसिडेंट पर्टिकुलरली कि वो बॉल नीचे रखी हुई है और फिर अपील कर, ब्लेटेंट चीटिंग है कि नीचे रखी हुई क्या कर रहे हो आप, कोई बिजनेस नहीं आपका अपील करने का, पता नहीं कि आपने जमीन पे छुआ रखी है। तो ऐसे डिसीजंस आने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आखिरी के 2 ओवर रह गए थे दिन के और इंडिया के पास 3 विकेट थे हाथ में। और मतलब वही ना, किस्मत ऐसी के साथ जो खराब सकता है वो होगा। रिकी पॉन्टिंग ऑफ ऑल द पीपल सारे बॉलर्स को छोड़ के कहता है माइकल क्लार्क से 2 बॉल डालने भाई, देखते हैं क्या होता है। इट इज सेड कि रिकी पॉन्टिंग को पता था ड्रॉ होगा और ऑफ कोर्स पता ही होना चाहिए था एंड उन्होंने ऐसे सोचा कि अब बस निकालो कैसे भी करके लास्ट के 2 ओवर। अब माइकल क्लार्क बॉलिंग करने के लिए तो उसी ओवर में 3 विकेट ले जाते हैं और इंडिया वो टेस्ट मैच हार जाती है। सिर्फ 2 सेशन बैटिंग करनी थी, 2 ओवर बैटिंग करनी थी रादर, और 3 विकेट हाथ में थे, उसी ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं। टीम इंडिया दोनों मैच हार चुकी है। इस मैच में जिस लेवल की ब्लंडर्स खेले गए हैं अंपायर्स के द्वारा, उसको चीटिंग का जो कहो मुझे नहीं पता। इट वॉज वेरी एविडेंट कि ये मैच क्लियरली अंपायर्स की वजह से इंडिया हारी है। प्लस वो जो साइमंड्स के जो वो रन थे इंडिया के अगेंस्ट जो डिसीजंस दिए गए बैटिंग में, राहुल द्रविड़ कभी आउट नहीं थे, गांगुली कभी आउट नहीं थे। चैनल 9 जो वो कैच होता है ना माइकल क्लार्क का जिस पर रिकी पॉन्टिंग हाथ देते हैं, स्टार स्पोर्ट्स ने वो अलग अलग एंगल से दिखाया था तो बहुत क्लियर था कि बॉल बाउंस करी है। चैनल 9 था चालू है, उन्होंने वो एंगल्स दिखाई नहीं। तो क्या होता है, वहां पे जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने वो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में थे तो वो चैनल 9 पे मैच देख रहे थे तो उनको लगा कि शायद कंट्रोवर्शियल आउट है, नॉट आउट है। उनको इंडिया से खबर आई फिर कि भाई ये तो स्टार स्पोर्ट्स ने दिखा दिया, साफ साफ क्लियर आउट हो रहा है। यूजुअली एकदम उल्टा होता है, ट्रैवलिंग मीडिया इज सपोज्ड टू रिपोर्ट ऑल दीज इंसिडेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो मैच देख रहे हैं वहां पे एंड देन वो इंडियन मीडिया को जो इंडिया में बैठी है उनको बताएंगे। यहाँ पे एकदम उल्टा हो रहा था, उन्हें इन्फॉर्मेशन इंडिया से मिल रही थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मैच के दौरान। एक और तगड़ा सस्पेंस खोलता हूँ, पहला सस्पेंस खोलता हूँ। जो ये कैच पकड़ा गया इसके बाद रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया कि आउट है कि नहीं। अब आप बोलोगे भाई जब अग्रीमेंट हुई है तो हुई है। अपेरेंटली पहले टेस्ट मैच के बाद वो अग्रीमेंट तोड़ दी गई थी। इस टेस्ट मैच के लिए वो अग्रीमेंट थी नहीं, तो फिर रिकी पॉन्टिंग से क्यों पूछा गया? गावस्कर ने ये चीज उठाई थी उस टाइम पर, विच इज लोग गावस्कर को बहुत गालियां देते हैं ना, गावस्कर लड़ते हैं हमारी टीम के लिए, इसलिए रिस्पेक्ट है उनके लिए। हर्षा भोगले ने उस टाइम पे बहुत लड़ा है हमारी टीम के लिए। अगर अग्रीमेंट थी ही नहीं इन प्लेस तो अंपायर्स ने फील्डर को रेफर क्यों करा? ये अभी तक जो इंप्रेशन था कि अग्रीमेंट है इसलिए पूछा गया है, देयर वाज नो अग्रीमेंट फॉर दिस टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच के बाद अपेरेंटली उस चीज को स्क्रैप कर दिया गया था क्योंकि इंडिया को सेंस हो रहा था कि ये चीज सही नहीं है। तो फिर रिकी पॉन्टिंग की क्यों सुनी गई? ये तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कोई। रिगार्डलेस इंडिया ये टेस्ट मैच हारती है और उसके बाद हमेशा जब भी कोई मैच खत्म होता है उसके बाद दोनों टीम्स हैंडशेक करती हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने हैंडशेक नहीं करा कि भाई इन लोगों ने मंकी कैसे बुला दिया, ये क्या है? पूरी बदतमीजी आप लोगों ने करी, उसके बाद आपने हैंडशेक करना भी। बट और पता है क्यों करा है? क्योंकि आपको पता है नैरेटिव बनेगा फिर इनके फेवर। इंडिया में देखी ना बात, गैस लाइटिंग कर रहे हो, कितना ज्यादा चालूपंथी है ये ऑस्ट्रेलियन टीम के सब पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने कुछ करा ही नहीं है गलत, हरभजन सिंह की साइड सुनी नहीं गई है और आपने नैरेटिव ऐसे क्रिएट कर दिया हम सख्त खिलाफ है रेसिज्म के वगैरह। बहुत ही अच्छी बात है पर ये बदतमीजी है। दूसरे इंसान की बात सुनो, झूठ मत बोलो, आप झूठ बोल रहे हो। इसके चलते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत ही आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुंबले आते हैं हारने के बाद मैच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एंड उनसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं। कुंबले कहते हैं कि मुझे सब इतना पता है कि देयर वाज जस्ट वन टीम दैट वाज प्लेइंग इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। अब बहुत तालियां बजती उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में तालियां। इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो थी वो भी ताली बजा रही थी। क्यों बजाती है? क्योंकि ये जो लाइन बोली ना, देयर वाज ओनली वन टीम प्लेइंग इन द स्पिरिट ऑफ द गेम,
ये एग्जैक्ट लाइन उन्होंने कहाँ से उठाई थी? जो बॉडी लाइन की सीरीज है, बॉडी लाइन सबको पता होगा, ब्रैडमैन के टाइप की सीरीज थी जब इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे वो रिबकेज से बाउंसर्स डालते थे जानबूझ के, क्योंकि और कोई टैक्टिक नहीं था ब्रैडमैन को आउट करने का। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने ये चीज बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद कि देयर वाज ओनली वन टीम दैट वाज प्लेइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम। उन्हीं की लाइन बॉल करते कुंबले ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये चीज बोली थी। बहुत ही आइकॉनिक वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिटिंग रिप्लाई था एकदम। एंड कुंबले ने बेसिकली ये जो सारे बकवास थी मंकी गेट के अराउंड उनको रबिश करके कहा कि मैच का फोकस एक्चुअली में अंपायरिंग पे, ये आप डाइवर्जन दिया जा रहा है अभी फालतू की बातों पे। अब अंपायरिंग देखो हम लोग क्लियरली कितना ज्यादा इनजस्टिस हुआ हमारे साथ। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया था ना धोनी वाला, कि वो बॉल ऐसे जमीन पे डाइव करके पकड़ते हैं, बॉल जमीन को टच करके फिर अपील करते हैं। एक इंडियन जर्नलिस्ट ये चीज बोलते हैं रिकी पॉन्टिंग से कि आपने वो अपील क्यों करी, आपको क्लियरली पता था कि बॉल टच कर रही है। तो भाई रिकी पॉन्टिंग का रिस्पॉन्स आप सुनोगे ना, आपको एरोगेंस जो वर्ड है ना आपको डिफाइन कर देगा। भड़क जाते हैं बहुत ज्यादा, गुस्से में क्या बोलता है इंसान गुस्से में। पहली बात तो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। वंस अगेन इसीलिए रिकी पॉन्टिंग से ज्ञान मत लो मोरालिटी का। एंड उसके बाद पता क्या बोलता है, अगर आप मेरी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने बॉल टच करी फिर मैं अपील कर रहा हूँ, इफ यू आर क्वेश्चनिंग माय इंटेग्रिटी देन यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। भाई तुम कौन हो बोलने वाले? जर्नलिस्ट वैसे भी तुम कैसे बोल सकते हो भाई ऐसे जर्नलिस्ट को? किसी को भी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्लियरली आपने वो चीज इतनी बेवकूफ़ी वाली अपील करी थी आपने, इट इज़ टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। और उसके बाद आप क्वेश्चन कर भी रहे हो, उसके बाद आप इतना भड़क के ऐसा रिप्लाई दोगे किसी जर्नलिस्ट को, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। तुम होते कौन हो भाई बोलने वाले? भाई डिजर्व तो तुम डिसाइड ही कैसे करोगे? तो क्लियर बदतमीजी हो रही है कि एक बंदा अपने घर पे है, ऑस्ट्रेलिया में मीडिया का पूरा सपोर्ट है, तो जो मन चाहे कर रहा है। ऐसे हैकल करा गया था इंडियन मीडिया को वहां पर। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।